डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को स्टडी किया था। इस क्लास में चैप्टर 4 का ही एक दूसरा पार्ट है, दैट इज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, आपने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ये चीज़ स्टडी की थी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर, राइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा था या फिर इसमें जितने भी ऑर्गन्स आपके पास इन्वॉल्व थे उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा था तो वो इन्फेक्शन क्या कॉज कर रहा था, आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर रहा था या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर रहा था। ठीक है, सिमिलरली आपका इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में भी होता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में यहाँ पर क्या आता है, आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं पर्टिकुलर वो आते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी इन्फेक्शंस होते हैं पर्टिकुलरली वो यहाँ पर आते हैं। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर आपका क्या हो सकता है या फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टाइप का इन्फेक्शन यहाँ पर कॉज कर सकता है, आपका वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, आपके प्रोटोजोआस या फिर पैरासाइट भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट ये क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, आपको पता है पैथोजन क्या होती है, पैथोजन आपके वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए। ठीक है, तो पैथोजेंस को हम क्या कह सकते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का जो भी इन्फेक्शन होगा उसी को हम यहाँ पर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। और ये कॉज कौन कौन कर सकता है, आपके पास वायरस कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है, प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट भी यहाँ पर ये कॉज कर सकता है। अब इसने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अगर कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर कॉज किया है तो वो बेसिकली आपके क्या कॉज कर सकता है, ये यहाँ पर क्या कॉज कर सकता है, यहाँ पर गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस। गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस क्या है, सबसे पहले तो आप ये टर्म देखो, जहां पर भी आइटिस लगा हुआ आपको दिखेगा या फिर किसी भी टर्म के पीछे अगर ITIS दैट इज आइटिस लगा हुआ है तो उस पर्टिकुलर टर्म का यहाँ पर मीनिंग होती है इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टिश्यूज में, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, उस ग्रुप ऑफ टिश्यूज में आपका कोई भी इन्फेक्शन हुआ है या फिर वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज आपका डैमेज हो गया है, दोनों में से अगर कोई भी चीज हो गई है तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पर स्वेलिंग कॉज होगी। ठीक है, तो उस स्वेलिंग को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन या फिर टिश्यू डैमेज के बाद में अगर कोई स्वेलिंग कॉज हो रही है तो उसको हम यहाँ पर इन्फ्लामेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस। दैट मीन्स एंटेरिटाइटिस मीन्स क्या है, आपको पता चल गया कि अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पार्ट का इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, अब वो इन्फ्लामेशन किस पार्ट का हो रहा है, यहाँ पर गैस्ट्रोएंटेरी। दैट मीन्स इसको आप क्या कह सकते हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम GIT भी यहाँ पर कह सकते हैं, GIT। अब GIT में पर्टिकुलर आपका कौन सा पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, GIT में जैसे आपका जितना भी रेस्पिरेटरी में हमने देखा था कि जितना भी पार्ट आपका रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है, जैसे आपका नोज से लेकर पूरा लंग्स तक का जो भी पार्ट था वो आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आ रहा था, वैसे ही आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या फिर इस पर्टिकुलर डिजीज में आपका कौन सा पार्ट या फिर कौन सा ऑर्गन यहाँ पर हार्म होता है या फिर इफेक्ट होता है। सबसे पहला तो आपका आता है स्टमक और दूसरा आएगा इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन आपको पता है आपकी दो टाइप्स की होती है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये मेजरली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर इन्फेक्शन होता है। क्लियर, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्या होती है वो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का कोई भी इन्फेक्शन या फिर GIT ट्रैक्ट का कोई भी इन्फेक्शन जिसके अंदर मेजरली आप बात करते हो स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, अगर इन दोनों में अगर कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर कॉज हो रहा है तो वो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होगा या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस। ठीक है, गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस भी कह सकते हैं जिसके अंदर इस पर्टिकुलर पार्ट का, दैट मीन्स इस ट्रैक्ट का यहाँ पर स्वेलिंग होना। ठीक है, और ये कौन कौन कॉज कर सकता है, किस टाइप के पैथोजेंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज कर सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और पैरासाइट। ठीक है, अब इस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में आपकी कुछ डिजीज आती है जिसमें सबसे फर्स्ट डिजीज आपका आता है पोलियोमाइलिटीज। ठीक है, पोलियोमाइलिटीज क्या है आपका, पोलियो आपने नाम सुना है एक डिजीज का, वही पर्टिकुलर डिजीज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जो पोलियो है वो बेसिकली किसके ऊपर इफेक्ट करता है, मेजरली चिल्ड्रंस के ऊपर, और चिल्ड्रन भी वो चिल्ड्रन जो आपके 5 ईयर्स से कम एज के होते हैं। ठीक है, मतलब वो चिल्ड्रन जो 5 साल से छोटे हैं उसके ऊपर आपका पोलियो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। ठीक है, पोलियो आपका क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन।
और हमने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली थी कि वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना इजी है एज कंपैरेटिव टू उसको ट्रीट करना, ठीक है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए आपको पता है आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है। वो वैक्सीन कौन सा है? पोलियो का वैक्सीन है। आपने ऐड भी देखा होगा टीवी में, अमिताभ बच्चन वो 2 ड्रॉप वाला जो ऐड आता है वो पर्टिकुलर ऐड है, ठीक है। और ये जो पोलियो वैक्सीन है, जो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन होती है वो आपको इंजेक्टेबल या फिर इंजेक्शन के थ्रू लगती है, ठीक है। बट पोलियो वैक्सीन कैसा वैक्सीन है? आपको ये ओरली एडमिनिस्टर करवाया जाता है। आपको पता है ना, आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं तो जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी आपके वहाँ पर असिस्टेंट आते हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को माउथ से ओरली आपको पोलियो का वैक्सीन या फिर 2 ड्रॉप पोलियो वैक्सीन की वहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पोलियो है ये क्या करता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? हमने बात की थी कि ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसका जो भी वायरल इन्फेक्शन है दैट मीन्स इसको जो कॉज कर रहा है वो क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, एक वायरस होगा क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। और इसके वायरस का नाम क्या है आपके पास? पोलियो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है सिम्टम्स की बात। जो पोलियोमाइलिटीज डिजीज है इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला तो जो सिम्टम होते हैं वो बहुत ही मिनिमम आते हैं या तो आते ही नहीं है, ठीक है। बट इफ अगर कोई भी सिम्टम आएगा इनिशियल लेवल पे तो वो आपके पास आ सकती है फीवर आ सकता है, सोर थ्रोट आ सकता है, हेडेक आ सकती है, वोमिटिंग, और इसके साथ साथ में नेक और बैक स्टिफनेस, दैट मीन्स कि नेक और बैक की आपकी जकड़न फील होना यहाँ पर हो सकता है। और इसके साथ में जब पोलियो आपका जो डिजीज़ है, ठीक है, वो एक टाइम पे क्योर हो गया, ठीक हो गया पूरा, उसके 1 वीक के अंदर अंदर दोबारा क्या हो सकता है, आपको पायरेक्सिया यहाँ पर आ सकता है या फिर पायरेक्सिया फील हो सकता है। पायरेक्सिया आपके पास क्या होता है? इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर है, दैट मीन्स उसको हम क्या कह सकते हैं? फीवर, है ना। फीवर को भी हम यही कहते हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। पायरेक्सिया में भी आपका यही होता है। बट ये पर्टिकुलर बात हम कर रहे हैं कि जब आपका ये डिजीज जो है वो क्योर हो गया, ठीक है, क्योर हो गया, उसके बाद में यहाँ पर आपको पायरेक्सिया कॉज हो गई। और इसी के साथ में वही 1 वीक के बाद में आपको यहाँ पर हेडेक भी फील हो सकती है। और जो पोलियो डिजीज है, जैसे मैंने अभी बताया था, इसके अंदर सिम्टम आपको लीस्ट आते हैं या फिर मिनिमम आते हैं, ठीक है। बट सिम्टम अगर आए हैं, अगर किसी को पोलियो हुआ है और उस टाइम पे सिम्टम नहीं आए तो मे पॉसिबल कि उसको पूरी लाइफ टाइम में कभी भी यहाँ पर पैरालिसिस होने का चांस हो सकता है, ठीक है। लाइफ में कभी भी उसको ये रिस्क रहेगा कि उसको पैरालिसिस यहाँ पर हो सकता है, और या फिर पेरियसिस हो सकता है। पेरियसिस क्या होती है? बेसिकली कुछ मसल्स का या फिर कुछ टिश्यूज का यहाँ पर एग्रीगेशन जो कि आपका काम नहीं कर पा रहा है, जैसे कि एक पैरालिसिस में होता है, बट ये कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज में होगा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? पार्शियल पैरालिसिस हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। पार्शियल पैरालिसिस हम इसको कह सकते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट कैसे हो सकती है? तो ट्रांसमिट ये हो सकती है कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर को इनटेक करने से। जो भी आपका कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर है दैट मीन्स हम कह सकते हैं पॉल्यूटेड, ठीक है। जैसा कि हमने अभी तक वाटर बॉर्न डिजीज़ में या फिर बाकी डिजीज़ में पढ़ा था कि आप अगर पॉल्यूटेड फूड या फिर वाटर को या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करते हो तो विच कैन लीड टू अ पर्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फूड और वाटर आपने इनटेक किया है जो कि कंटामिनेटेड है, दैट मीन्स आपका प्योर नहीं है, सेफ नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो वो चीज़ आपका यहाँ पर ये डिजीज़ को कॉज कर सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर ट्रीटमेंट आपको चाहिए बेड रेस्ट, ठीक है, और इसके साथ साथ में पेन रिलीवर्स आप ले सकते हो। पेन रिलीवर्स मीन्स जो कि आपका पेन को रिड्यूस कर रहा है। इसको अगर हम फार्मास्यूटिकल की टर्म में बात करें तो इसको हम एनाल्जेसिक भी कह सकते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक वो कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं जो कि आपका पेन को यहाँ पर रिलीज करती है, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर बेड रेस्ट लीजिए और फिर एनाल्जेसिक यहाँ पर ले सकते हो, या फिर हम बात करें तो और ट्रीटमेंट में आप एंटीपायरेटिक यहाँ पर ले सकते हो। एंटीपायरेटिक आप क्यों लोगे? जब आपका पायरेक्सिया हुआ है, दैट मीन्स जब आपका बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, या फिर हम कहें उसको फीवर हुआ है, तो उस केस में आप ऐसी ड्रग्स लेते हो जो कि आपके फीवर को रिड्यूस करती है। एग्जाम्पल आपको पता है पैरासीटामोल। तो ये जो ड्रग है ये किसके अंदर आती है? एंटीपायरेटिक की कैटेगरी में आती है। एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है, ठीक है। जैसे कि आपका एनाल्जेसिक क्या कर रहा था? आपकी बॉडी के पेन को रिलीज कर रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज में हम क्या करते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर देते हैं।
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन जो भी आपको सिम्टम यहाँ पर आ रहा है उस डिजीज़ के थ्रू, आप उस पर्टिकुलर सिम्टम को यहाँ पर ट्रीट करते हो, ठीक है। और अगर डिजीज़ को होने से रोकना है तो हम वहाँ पर वैक्सीन को यूज़ करते हैं, दैट मीन्स उसकी प्रिवेंशन को यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसके साथ में जो कुछ सिम्टम थे उसी के साथ साथ में पर्सन आपका और क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर कर सकता है, जैसे कि फटीग क्या होती है, टायर्डनेस फील करना या फिर थकान फील करना, और फीवर हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, ओके। और इसी के साथ साथ में मसल वीकनेस हो सकती है, क्योंकि आपको पता है अगर पोलियो हुआ है तो लाइफ टाइम में कभी भी आपको पैरालिसिस हो सकता है, जो कि क्या है, एक मसल डिसऑर्डर का ही एक फॉर्म है। तो यहाँ पर मसल वीक हो सकती है इस डिजीज़ में। और इसी के साथ साथ में हेडेक, नोजिया और जितने भी आपके एक कॉमन सिम्टम्स आते हैं, कॉमन सिम्टम जो हैं आपके, वो यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल डिजीज़ आपके पास आती है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ये जो आइटिस टर्म अगर आपको कहीं पे भी दिख रही है, उसका क्या मतलब है यहाँ पे, इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन है, अब किसका है, हेपेटिक। हेपेटिक क्या होता है, हेपेटिक बेसिकली जो टर्म आपकी यूज़ होती है वो होती है लिवर के लिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका एक पल्मोनरी टर्म है वो यूज़ हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, लंग्स के लिए। वैसे ही हेपेटिक अगर कोई टर्म है तो वो आपको लिवर को इंडिकेट कर रही है, दैट मीन्स लिवर की कुछ बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस है, दैट मीन्स लिवर का यहाँ पर इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ठीक है, वो आपका इन्फेक्टेड हो गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से आपका जो स्वेलिंग अकर हुआ है वो आपका इन्फ्लामेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया, इन्फ्लामेशन हुई है किसकी, लिवर की, ठीक है। अब ये क्या है और किसकी वजह से कॉज हुई है, ये किसी वायरस ने यहाँ पर कॉज किया है, इसीलिए इसको वायरल हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। अब क्या होगा, वायरस ने कॉज किया है और मेजरली किसके ऊपर इफेक्ट करता है, लिवर पे। लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन क्या होती है, स्वेलिंग होती है कहीं पे भी इन्फेक्टेड टिश्यू में, ठीक है। और उसी के साथ साथ में लिवर को अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो फिर लिवर में आपका डैमेज भी वहाँ पर हो सकता है। अब इसकी जो कॉजेटिव एजेंट्स होती हैं, मतलब कौन कॉज कर सकता है, ऑब्वियसली कोई वायरस कॉज करेगा। अब इसमें जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E टाइप्स के होते हैं। हेपेटाइटिस B इसमें जो है वो आपका मोस्ट कॉमन वायरस है। अब जैसे मान लो अगर A ने कोई हेपेटाइटिस A की वजह से अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर कॉज हुई है तो उस पर्टिकुलर वायरस को हम क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस A वायरस, ठीक है, दैट मीन्स HAV कहेंगे। अगर हेपेटाइटिस B की वजह से अगर आपके पास कोई वायरस इधर या डिजीज कॉज हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, HBV, दैट मीन्स हेपेटाइटिस B वायरस, और सिमिलरली ऐसे ही चलेगा, ठीक है, जिसमें आपका HBV मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस A आता है। हेपेटाइटिस A किस कैटेगरी के लोगों को हो सकता है, चिल्ड्रंस को, जो छोटे बच्चे हैं उनको हो सकता है, और उसके साथ साथ में जो भी आपके यहाँ पर यंग अडल्ट हैं, ठीक है, यंग अडल्ट जो हैं उनको भी यहाँ पर हो सकता है, दैट मीन्स जिसकी जो एज ग्रुप है 15 to 17 जो भी एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के लोगों को भी ये हो सकता है। हेपेटाइटिस A जो है वो क्या है, माइल्ड इन्फेक्शन है। इसमें आप कोई भी अपना एंटीवायरल ट्रीटमेंट दे करके या फिर इसके अंदर जो भी मेडिकेशन चाहिए वो मेडिकेशन दे करके इसको यहाँ पर इजीली ट्रीट किया जा सकता है। बट हेपेटाइटिस B जो है वो थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हेपेटाइटिस B आपका सीरियस इन्फेक्शन है और अगर ये टाइम पे क्योर नहीं किया गया तो क्या होगा, ये फैटल भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन की बात करें तो ये किस टाइप के लोगों को हो सकता है, दैट मीन्स आपके ऑल एज ग्रुप के पर्सन को हो सकता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस, यंग्स, अडल्ट्स, ओल्ड एज पीपल, ये सारे पीपल, ठीक है। हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है, ये भी आपका फैलता है। ट्रांसमिट किस तरीके से होगा, जब आपने कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर को वहाँ पर इंटेक किया है जिसमें आपका एज सच कोई वायरस वहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपको वायरल हेपेटाइटिस होने के चांसेस वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी इसके अंदर नेक्स्ट इंटेस्टाइनल की डिजीज है वो आती है आपकी कोलेरा। कोलेरा क्या होती है, हमने इसको वाटर बॉर्न डिजीज में भी यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती है, वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती है, वाटर बॉर्न डिजीज वो पर्टिकुलर डिजीज होती है जो कि आपका कंटामिनेटेड वाटर या फिर पॉल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में आने से हुई है। या तो अब आपने वो कंटामिनेटेड वाटर को इनटेक किया है
कंटामिनेटेड वाटर से या फिर उस कंटामिनेटेड वाटर के प्रिपेयर्ड फूड से या फिर प्रिपेयर्ड बेवरेज से यहाँ पर जो भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है वो आपका वाटर बॉर्न डिजीज में आती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका कोलेरा है। कोलेरा की बात करें तो कोलेरा क्या है, आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दैट मीन्स इसको कॉज करने वाला जो भी एजेंट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था क्या था, वायरल था या फिर वायरस था। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया यहाँ पर इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करने में, उसका नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ है, जब हमने बैक्टीरियाज को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि बैक्टीरिया आपके फर्दर क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ठीक है, उनकी शेप के बेस के ऊपर ये यहाँ पर क्लासिफाइड होते हैं। जो हमने विब्रियो स्टडी किया था तो आपको पता है विब्रियो का जो शेप होता है वो इट इज कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स कि ये जो कोलेरा का जो वायरस है उसका जो स्ट्रक्चर है आपका वो कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरी क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है या फिर जो बैक्टीरिया जो आपका कोलेरा कॉज करेगा उसका नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको हो कैसे सकता है या फिर आपकी बॉडी में ट्रांसमिट कैसे हो सकता है। तो ऑब्वियसली कोई भी कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर इनटेक करके, और फूड भी आपका वो आपने इनटेक किया है जिसके अंदर कंटामिनेटेड वाटर आपका यूज हुआ है, क्योंकि ये क्या है आपका वाटर बॉर्न डिजीज है। तो वाटर बॉर्न डिजीज आपकी बॉडी में ऐसे ही इन्वेड करती है जब आपका कोई भी कंटामिनेटेड वाटर की कॉन्टैक्ट में आपका फूड आया है या फिर आप खुद आए हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी की सिम्टम्स की। की सिम्टम्स में यहाँ पर क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसा होगा, हमने यहाँ पर देखा है कि क्या है, कोलेरा आपका एक डायरियल इन्फेक्शन भी है। डायरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट वाटरी मोशन या फिर स्टूल की हम बात करें तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, स्टूल आपकी वाटरी हो रही है, दैट मीन्स आपका बॉडी में वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस होगा तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेजर सिम्टम यहाँ पर कोलेरा का यही आता है कि इसके अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहता है या फिर डिहाइड्रेशन होता ही होता है अगर किसी पेशेंट को कोलेरा है तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर आ सकती है मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। मसल क्रैम्प्स कैसे होंगे, जो भी आपका पर्टिकुलर स्टमक वाला एरिया है, दैट मीन्स एब्डोमिनल पेन या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स यहाँ पर हम कह सकते हैं हो सकता है, ओके। और इसके साथ में यहाँ पर आपका बीपी ड्रॉप हो सकता है। बीपी ड्रॉप हो रहा है दैट मीन्स आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर नीचे गिर रहा है। पल्स रेट आपकी क्विक हो रही है, दैट मीन्स पल्स रेट जो हमारी होती है वो यहाँ पर बढ़ रही है, और जो भी यूरिन आउटपुट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है। ये सारे उसके कॉमन सिम्टम्स हैं, ओके। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कोलेरा क्या है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले आप इसमें एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है कि आप यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। अब आपको क्या पता है, ड्यूरिंग द डिजीज आपको क्या हुआ था, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ था, ठीक है, मतलब वाटर लॉस यहाँ पर हुआ था। तो अब उस वाटर को दोबारा रीगेन करना है तो आप क्या करोगे, रीहाइड्रेशन। उस वाटर लॉस को दोबारा से रीगेन करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन डी हो रहा है जब तो वाटर लॉस हो रहा है, और जब री आ रहा है तो आपकी दोबारा से वहाँ पर हाइड्रेशन हो रही है। अब रीहाइड्रेशन के लिए आपको पता है हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ORS। ORS क्या होती है, आपकी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ड्यूरिंग डायरिया। ORS के अंदर क्या होता है, जितना भी आपका वाटर प्रेजेंट आपको उसको वाटर में डिसॉल्व करके पीना होता है, ठीक है, एक पाउडर्ड फॉर्म में आता है जिसके अंदर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं यहाँ पर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जितना भी आपके हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट जब देखा था, माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होते हैं, मिनरल्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी एक सब पॉइंट है मिनरल्स। तो बेसिकली ORS क्या करता है, आपका जितना भी बॉडी में ड्यूरिंग डायरिया, जो भी डायरिया जब आपकी बॉडी में हुआ था तो क्या हुआ था, वाटर लॉस हुआ था। वाटर लॉस के साथ साथ में यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हुआ था, ठीक है। तो उस चीज को दोबारा रीगेन करने के लिए यहाँ पर रीहाइड्रेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अपोज करने के लिए यहाँ पर, या फिर उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बहुत ज्यादा सीवियर केस होगा, सीवियर केस मतलब आप एक टर्म आती है पर्जिंग।
दैट मीन्स अगर किसी पेशेंट को पर्जिंग हो रही है, तो पर्जिंग मीन्स आपने कुछ भी इंटेक किया है। दैट मीन्स हम यहाँ पर कह रहे हैं आपको फ्लूइड इंटेक करना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड होना चाहिए, आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि आप फूड तो इंटेक कर नहीं पाओगे। फूड इंटेक करोगे तो आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा और फिर जाके अल्टीमेटली डायरिया तो कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वाटर इंटेक करते हैं। बट अगर वाटर इंटेक करने से भी या फिर कोई भी आपने जूस वगैरह इंटेक किया है, कोई भी लिक्विड इंटेक किया है, उसके जस्ट बाद भी आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है, तो उस केस को हम कहते हैं पर्जिंग। मतलब कुछ भी पिया है, खाया है, तो जस्ट वॉमिट हो रहा है, तो उस केस को हम कहेंगे पर्जिंग। तो इस केस में क्या करोगे, अब आप रिहाइड्रेशन तो नहीं दे सकते क्योंकि वाटर भी आपका दोबारा से बाहर आ रहा है। तो उस केस में यहाँ पर सीवियर केस में आईवी फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है, आईवी फ्लूइड क्या होता है, जैसे आपका एनएस है, नॉर्मल सेलाइन है, डेक्सट्रोज है, ये सारी चीज़ें जो आपको हॉस्पिटल में जब आप डायरिया के बाद जाते हो तो आपको जो ड्रिप लगती है, उस ड्रिप में जैसे है डेक्सट्रोज है, ये सारी चीज़ें वो आईवी फ्लूइड्स होती है कि जितना भी आपका ड्यूरिंग द डिजीज आपके जितना भी वाटर लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ था, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर रीगेन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज यहाँ पर आती है एक्यूट डायरियल डिजीज। एक्यूट डायरियल डिजीज के अंदर क्या होगा, वही आपका डायरिया हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका कोलेरा तो क्या कर रहा था, एक बैक्टीरिया कॉज कर रहा था। ठीक है, जो कोलेरा कॉज किया था उसमें एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व था, दैट इज विब्रियो कोलेरी। बट जो एक्यूट डायरिया आपका हो रहा है उसमें पर्टिकुलर कोई आपका बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपका बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है या फिर वायरस भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि उसमें आपका एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहा था और इसमें आपके नंबर ऑफ बैक्टीरिया या फिर वायरस इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि आपका एक्यूट डायरिया यहाँ पर कॉज कर रहा है। ठीक है, अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो कोलेरा में और आपका डायरिया में, ये जो एक्यूट डायरियल डिजीज है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो आपका एक्यूट डायरियल डिजीज जल्दी प्रिवेंटेबल या फिर ट्रीटेबल होती है एज कंपैरेटिव टू कोलेरा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, डायरिया, आप किस कंडीशन को डायरिया कह सकते हो, जब आपका 3 और मोर लूज वाटरी स्टूल जब आपका आ रहा है पर डे पे, तो वो चीज़, वो कंडीशन आपका डायरिया कंसीडर वहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये जो डायरिया है वो किसकी वजह से कॉज हो सकता है, आपका बैक्टीरिया भी है और वायरस भी है। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट यहाँ पर आपका बैक्टीरिया और वायरस हो सकता है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बैक्टीरियाज में आपके पास साल्मोनेला, शिगेला, ई कोलाई, ये सारे बैक्टीरियाज यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि आपका क्या करेगा, डायरिया यहाँ पर कॉज करेगा। और इनका जो आईपी होता है, आईपी मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड जो है, यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड एक्सपोजर से लेकर आपका पूरा जो सिम्टम आने तक का टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आईपी होता है वो आपका कुछ घंटों से लेकर के few hours to 5 days तक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, और जब सेम चीज़ अगर आपका कोई वायरस कॉज कर रहा है, दैट मीन्स ये आपके वायरस के एग्जाम्पल है नोरा वायरस और रोटा वायरस। ठीक है, अगर ये कॉज कर रहे हैं तो इनका जो आईपी होगा वो 1 to 3 days यहाँ पर हो सकता है। मतलब इन्फेक्शन आपका वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, उसमें हम ये चीज़ को एक बार देख सकते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो बैक्टीरिया में वो थोड़ा फास्ट हो सकता है। ठीक है, अब सिम्टम्स की बात करते हैं, एक्यूट डायरियल डिजीज के अगर कुछ मेजर सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सडन ऑनसेट ऑफ फ्रीक्वेंट लूज वाटरी स्टूल। ठीक है, मतलब जो भी आपका वाटरी स्टूल है उसका बार बार सडन ऑनसेट हो रहा है, दैट मीन्स आपका 3 या फिर 3 से ज़्यादा टाइम आपको वाटरी स्टूल हो रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर क्या हो सकता है, वोमिटिंग और माइल्ड फीवर होने का भी यहाँ पर चांस है। ठीक है, कोलेरा और डायरिया दोनों में सेम चीज़ ये है कि दोनों में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, और दोनों ही केस में आपको यहाँ पर ORS प्रिस्क्राइब किया जाता है, दैट मीन्स आपकी रिहाइड्रेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, डिहाइड्रेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। और जितनी भी आपकी इंटेस्टाइनल डिजीज़ है उन सब में क्या होगा, उन सब की ट्रीटमेंट के लिए आपको एक तो बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी के साथ साथ में एडिकेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स या फिर एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ डिजीज़, क्योंकि आपका जो भी डिजीज़ हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, या तो स्टमक में है या फिर इंटेस्टाइन में है। तो जब आप बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो वो चीज़ ऑलरेडी आपका बाहर ईजिली आ पाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें नेक्स्ट इंटेस्टाइनल डिजीज आता है आपका टाइफॉइड। टाइफॉइड भी आपका क्या है, एक वाटर बॉर्न डिजीज है। वाटर बॉर्न डिजीज है, हमने अभी डिस्कस किया है, दैट मीन्स आपका कंटामिनेटेड वाटर या फिर उस कंटामिनेटेड वाटर से प्रिपेयर्ड फूड को खाने से यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, अब टाइफॉइड क्या होता है, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टाइफॉइड क्या करेगा, इनिशियली तो आपके कुछ ऑर्गन्स को यहाँ पर इफेक्ट करेगा, बट अगर ये ट्रीटेबल नहीं हुआ तो फिर ये आपकी पूरी बॉडी के ऊपर भी स्प्रेड यहाँ पर हो सकता है। ओके, इसके अंदर कॉजेटिव एजेंट यहाँ पर क्या आ सकता है, साल्मोनेला टाइफी, दैट मीन जो भी बैक्टीरिया टाइफॉइड को कॉज करने में इन्वॉल्व है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ओके,
सिम्टम्स की बात करते हैं, टाइफाइड में आपके कौन से सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला आता है आपका पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या होता है? रेज इन बॉडी टेम्परेचर, दैट मीन्स इसको हम फीवर भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। और मैलिएज, मैलिएज क्या होती है? टू फील इल या फिर टू फील नॉट वेल, ठीक है। आपको बेटर फील नहीं हो रहा है तो उस केस में हम इसको मैलिएज कह सकते हैं। फिर आपका आता है इधर हेडेक हो सकता है, लिम्ब बैकिंग हो सकती है। लिम्ब बैकिंग मीन्स आपके हाथ पैरों में दर्द होना, इसका एक सिम्टम है, ठीक है। और उसके साथ साथ में कफिंग हो सकती है और एपिटैक्सिस हो सकता है। कफिंग के साथ साथ एपिटैक्सिस भी हो सकती है। एपिटैक्सिस क्या होती है? आपकी नोज ब्लीडिंग होती है, नोज ब्लीडिंग। एपिटैक्सिस मीन क्या होता है? आपका नोज ब्लीड जब आपका होता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम यहाँ पर एपिटैक्सिस कहते हैं, जो कि आपका टाइफाइड में ये सिम्टम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ में जो भी आपके कॉमन सिम्टम्स है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था तो उसमें आपके कॉमन सिम्टम्स क्या थे? आपका सोर थ्रोट हो रहा था, कफ हो रहा था, स्नीजिंग हो रही थी, रनी नोज हो रही थी, हेडेक हो रहा था, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो वैसे ही आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में जो कॉमन सिम्टम्स है वो क्या होते हैं? आपके डायरिया है, वोमिटिंग है, आपका एब्डोमिनल क्रैम्प है या फिर एब्डोमिनल पेन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल पेन मीन्स आपका स्टमक एरिया में जो भी पेन वहाँ पर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर पेन को स्टमक पेन नहीं कहते, उसको एब्डोमिनल पेन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सिम्टम्स यहाँ पर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ में वॉमिटिंग जो डायरिया है ये बाद में लीड कर सकता है आपका कॉन्स्टिपेशन पे, ओके। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में आप यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि क्या है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो, या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स अगर हाई फीवर है तो आपने ओटीसी ड्रग दे दिया, इसका कोई भी पैरासीटामॉल या फिर एंटीपायरेटिक ड्रग दे दिया। एब्डोमिनल पेन है या फिर आपको क्रैम्स है तो उस केस में आप क्या दे सकते हो? एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स दे सकते हो, ठीक है। एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स कौन सी होती है? जो कि आपके स्पाज्म को हम क्या कहते हैं? क्रैम्प्स भी कह सकते हैं, कि उस पर्टिकुलर स्पाज्म को या फिर क्रैम्प्स को जो अपोज कर रही है वो आपकी एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल का डिजीज यहाँ पर आता है अमीबाइसिस, ठीक है। इसको हम डिसेंट्री भी कह सकते हैं और ये पर्टिकुलर डिजीज भी हमने वाटर बॉर्न डिजीज में यहाँ पर स्टडी किया था, राइट। मतलब ये डिजीज भी आपका कैसे फैल सकता है? कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर से, या फिर उस पर्टिकुलर वाटर, कंटामिनेटेड वाटर से कोई प्रिपेयर्ड फूड है या फिर बेवरेज है उसको अगर आपने इंटेक किया है तो आपको यहाँ पर डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है। डिसेंट्री क्या होती है? बेसिकली एक काइंड ऑफ डायरिया ही होता है। कोलेरा में क्या होता है? आपका डायरिया हो रहा है, ठीक है, जो कि आपका कौन कॉज कर रहा है? एक बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, ठीक है। फिर आपके पास आता है एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन। एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन में क्या होता है? वो भी एक डायरिया का केस है जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया और वायरस दोनों इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिसेंट्री। डिसेंट्री के अंदर क्या होता है? ये इन्फेक्शन जो है ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। दैट मीन्स इसको ना वायरस कॉज करता है ना ही आपका बैक्टीरिया कॉज करता है। इसको कॉज करने वाला कौन है? एक पैरासाइटिक एजेंट है या फिर पैरासाइट है, ठीक है। अब वो पैरासाइट जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसका नाम क्या होता है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। जो पैरासाइट आपका डिसेंट्री में इन्वॉल्व होता है वो पैरासाइट का नाम क्या है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। अब ये क्या होता है? ऑब्वियसली इंटेस्टाइन पे जाके काम करेगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। अब इसकी बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर सिम्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर डिजीज का सिम्टम क्या आ रहा है यहाँ पर, ओके। तो सिम्टम में बात करें तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है। डिस्कम्फर्ट मींस आपका यहाँ पर पेन भी हो सकता है, स्पाज्म भी हो सकता है, क्रैम्प्स भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब आपका जो स्टमक है वो यहाँ पर हैप्पी नहीं है, ओके। इसके अंदर फिर मैलिएज भी हो सकती है, फीवर, फटीग, वेट लॉस, ये सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर आपका एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकती है और इसके साथ साथ में डायरिया हो सकता है। डायरिया के अंदर आपका म्यूकस या फिर ब्लड स्टीक्स यहाँ पर आ सकती है। मैंने कहा था डायरिया में और डिसेंट्री में मेजर डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर भी आपको डायरिया होगा, ठीक है। डायरिया तो यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, बट उस डायरिया में यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके पास म्यूकस आएगा या फिर आपके ब्लड स्टीक्स आएंगे। दैट मीन्स आपका जो भी वाटरी स्टूल आ रहा था उसके अंदर आपको ब्लड का भी कुछ पार्ट वहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो वाला पर्टिकुलर डिजीज आपका क्या होगा? डिसेंट्री होगा। नेक्स्ट इसके अंदर डिजीज आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या डिजीज है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, वो फूड जो पॉइजन आपका यहाँ पर बन चुका है। फूड पॉइजनिंग में आपका जो भी है वो फूड जो होगा पर्टिकुलर कैसा होगा? टेंटेड होगा, स्पॉइल्ड होगा या फिर टॉक्सिक हो सकता है। टेंटेड मीन्स वो खाना जो आपका खराब है, ठीक है, खराब की ही कैटेगरी में आ रहा है। जैसे दूषित हम कह सकते हैं जिसको, दूषित खाना है, स्पॉइल्ड खाना है, मतलब अच्छे से बना हुआ नहीं है, खराब है, अनकुक्ड है, सेमी कुक्ड है, या फिर टॉक्सिक, ठीक है। टॉक्सिक फूड भी हो सकते हैं। दैट मीन्स मान लो रात का प्रिपेयर्ड फूड हम एक बार कभी सुबह खा लिया। टॉक्सिक फूड क्या हो सकती है? बेसिकली आपका जैसे आपने जो भी रात का खाना खाया था तो उसके अंदर क्या हुआ?
पूरा जो पूरी रात जब तक वो खाना रखा हुआ था उसके अंदर ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे जर्म्स वहाँ पर डेवलप हो गए जो कि उस खाने को वहाँ पर टॉक्सिक बना रहे हैं या फिर पॉइजनस बना रहे हैं, ठीक है। और उस फूड को हमने यहाँ पर इनटेक कर लिया तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग को हम यहाँ और क्या कह सकते हैं, फूड बॉर्न इलनेस भी कह सकते हैं। जैसे अभी तक कोई डिजीज थी जो कि वाटर बॉर्न थी, मतलब पानी के थ्रू आ रही थी आपकी बॉडी के अंदर, तो वो क्या था, वाटर बॉर्न डिजीज था। अब ये डिजीज कैसे आ रहा है, ये डिजीज आपकी बॉडी में फूड के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मतलब आपने कोई फूड ऐसा इंटेक किया है जिसकी वजह से ये डिजीज बॉर्न हुई है, तो इसलिए इसको फूड बॉर्न इलनेस यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आपने जो भी फूड खाया है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, उसने कितनी ग्रोथ की है, क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इसीलिए फूड पॉइजनिंग के अंदर जो भी आपके सिम्टम्स आएंगे वो वेरी करेंगे, दैट मीन्स चेंज होंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसके साथ की, दैट मीन्स आपका जो इन्फेक्शन है वो आपके वायरस का है, बैक्टीरिया का है, पैरासाइट का है, किसका इन्फेक्शन है उसके साथ में वो चीज़ यहाँ पर वेरी करती है। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, वो भी कैसे पता चलेगा, एज लिटिल एज 1 आवर टू एज लॉन्ग एज 28 डेज। दैट मीन्स अगर आपने फूड पॉइजनिंग हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फूड इंटेक किया है, तो वो फूड के विद इन आवर, मतलब 15-20 मिनट में भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है। दैट मीन्स वो फूड अगर खराब है तो आपकी बॉडी उसको खुद से ही रिजेक्ट कर देगी। बट या तो उसमें मतलब कम से कम, ये कहने का मतलब है कि कम से कम उसमें 1 घंटा भी लग सकता है, और एज लॉन्ग एज इसमें 28 डेज तक का भी टाइम पीरियड यहाँ पर लग सकता है, ओके। फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम है उसके अंदर आपका क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई तो अब आपकी बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपका डायरिया हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, मीन्स जैसे वो हमने बात की थी अभी एब्डोमिनल क्रैम्प्स की या फिर एब्डोमिनल स्पाज्म की, ठीक है। ब्लॉटिंग हो सकती है, दैट मीन्स आपका बॉडी के अंदर एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा या फिर गैस का प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम ब्लोटिंग कहते हैं, ओके। फिर आपका वोमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके साथ साथ में माइल्ड फीवर होगा। और जब इतना सब कुछ हो रहा है तो वीकनेस तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग के कुछ आपके पास सिम्टम्स होते हैं, और फूड पॉइजनिंग को जब आपको ट्रीट करना है या फिर उस चीज़ को अवॉइड करना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं, अपना फूड जो है उसको यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिजीज आती है वॉर्म इन्फेक्शन। वॉर्म इन्फेक्शन क्या होता है, आपने सुना है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या हो गई है, पेट में कीड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर पेट में कीड़ा होना क्या होता है, आपका वॉर्म इन्फेक्शन होती है। अब वो कीड़े जो होते हैं वो आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म उसको हम कह सकते हैं, दैट मीन्स इंटेस्टाइनल वॉर्म को हम यहाँ पर पैरासाइटिक वॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपके स्टमक में जो भी बेबी है, और ये यूजुअली क्या होता है, बच्चों को होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वॉर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फ्लैट वॉर्म्स या फिर राउंड वॉर्म्स हो सकते हैं। दैट मीन्स ये टाइप ऑफ आपके वॉर्म्स ही होते हैं, जैसे आपका छोटे छोटे कीड़े से होते हैं ना, ऐसा कुछ जिसमें सीलिया फ्लैजेला होती है जो मूव कर पाती है, तो ऐसे से कोई भी कीड़े हैं तो ये सारा उनका एक फॉर्म है। जैसे टेपवॉर्म है, फ्लूक्स है, एस्केरिस का कॉज कर सकता है, एस्केरिसिस या फिर पिनवॉर्म, ऐसे कुछ भी आपके ये पॉजिटिव एजेंट्स हैं। दैट मीन्स ये सारे क्या हैं, आपके पैरासाइट्स हैं जो कि आपका ये यहाँ पर कॉज कर रहा है। वॉर्म इन्फेक्शन आपका कैसे ट्रांसमिट हो सकता है आपकी बॉडी में या फिर कैसे इन्वेड कर सकता है, जो नॉनवेज लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी उन्होंने नॉनवेज को इंटेक किया है, दैट मीन्स कोई भी एनिमल वगैरह कुछ अगर उन्होंने इंटेक किया है तो क्या है, अगर वो एनिमल खुद से ही ऑलरेडी वो एनिमल इन्फेक्टेड है तो उसके अंदर अगर कोई भी पैरासाइट है, वॉर्म है, कोई भी इन्फेक्शन उसको है, तो वो चीज़ आपने इंटेक कर ली तो आपको वहाँ पर होने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। या तो उसको प्रॉपरली कुक करो कि जितना भी उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, वो सारा किल हो जाए, अदरवाइज वो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो अनकुक्ड मील जो होती है, जो भी आपका इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू आती है, उस केस में आपको यहाँ पर वॉर्म इन्फेक्शन हो सकती है। और उसी के साथ साथ में कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं पे भी उल्टा सीधा पानी पी लेते हैं या फिर सॉइल में खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी खा ली, तो क्या होता है, उस केस में बच्चों के यहाँ पर पेट में कीड़े हो जाते हैं। दैट मीन्स आपका वॉर्म इन्फेक्शन यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ में पुअर सैनिटाइजेशन, हाइजीन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है आपका वॉर्म इन्फेक्शन में, ठीक है। अगर जैसे घर पर भी आपका हाइजीन और सैनिटाइजेशन मेंटेन नहीं है तो वहाँ पर छोटे बच्चों को उस केस में भी वॉर्म इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। वॉर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स को दिया जाता है, ठीक है। एंटी पैरासाइटिक ड्रग, जैसे आपकी एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स होती है, वैसे ही पैरासाइट के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर दी जाती है। जो भी पैरासाइट आपकी बॉडी में था उसको किल करने के लिए या फिर उसको आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अगर किसी पर्सन का यहाँ पर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है
तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रीटेबल होती है, किसी मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कुछ टाइम के बाद में अपने आप से ये जो जितने भी वर्म्स है वो सारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के यहाँ पर एग्जाम्पल्स थे जो कि हमने नंबर ऑफ डिजीजेज यहाँ पर स्टडी किया है, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट आता है कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, टू रोल ऑफ फार्मासिस्ट टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ डिजीजेस, टू प्रिवेंट जो भी आपका इंटेस्टाइनल डिजीज है या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि हमने पहले भी एक बार देखा था, तो उसमें आपका फार्मासिस्ट का रोल यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे आप और भी नंबर ऑफ पॉइंट्स खुद से लिख सकते हो, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है, डिस्पेलिंग मिथ्स एंड काउंटरएक्टिंग फॉल्स नैरेटिव्स, मतलब कोई भी जो झूठी बातें, सुनी सुनाई बातें, अफवाह होती है, उसको बेसिकली ये सारे जो भी मिथ हैं चल रहे हैं, जो ट्रेडिशनली चलते आए हैं, उन सबको डिस्पेल करना, मतलब बताना कि उनको जो भी ट्रुथ है उससे अवेयर करवाना या फिर लोगों को पर्टिकुलर डिजीजेस के बारे में नॉलेज देना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इनकरेज पीपल टू गेट देयर वैक्सीनेशन। ऑब्वियसली बहुत सारी डिजीज आपकी वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकती है, तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयर करना ताकि वो अपना वैक्सीनेशन टाइम पे ले, और जो भी अपने इन्फेंट्स हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनका भी इम्यूनाइजेशन कार्ड एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर चेक करे, और जिस भी चाइल्ड को या फिर इन्फेंट को जो भी एक पर्टिकुलर एज पे जो वैक्सीन लगता है, अगर वो नहीं लगा है तो उस चीज़ के लिए उसके पेरेंट्स को वहाँ पर गाइड करे या फिर उसको अवेयर करे, ठीक है। तो ये कुछ रोल होते हैं फार्मासिस्ट के। और इसी के साथ साथ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है कि वो लोगों को एजुकेट करे कि वो अपने जो भी डिजीज़ आ रही है उसके सिम्टम्स के साथ में कैसे मैनेज कर सकता है, किस टाइम पे आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर किस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ आपका घर पे ही ठीक हो सकता है, और क्या क्या इनटेक करने से ठीक हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए लोगों को एजुकेट करना भी फार्मासिस्ट का एक रोल होता है, ओके। और उसी के साथ साथ में प्रैक्टिस हाइजीन। ऑब्वियसली हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइजीन अगर मेंटेन नहीं होती तो नंबर ऑफ डिजीज़ आपकी अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। और उसके साथ में अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो कोई मेडिकेशन लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक फार्मासिस्ट की होती है। और इसी के साथ साथ में क्या कहेगा वो, कोई सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करना है, जैसे पुअर सैनिटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पुअर अनहाइजीनिक जगह पे नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी। और अगर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ है तो उसमें आपको मास्क को यूज़ करना है, या फिर कोई भी आप शील्ड यूज़ करते हो, फेस शील्ड आपने देखा होगा अभी कोविड के टाइम पे, तो इन पर्टिकुलर चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और अगर कोई डिजीज़ हो गया है, जैसे इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, तो उसमें क्या करना है, लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना है कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर इंटेक करो, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर को यहाँ पर इंटेक करना है, कौन से फ्लूइड्स आपको लेने चाहिए इस डिजीज़ में ताकि आपकी जल्दी रिकवरी हो सके। तो ये सारी चीज़ें रोल ऑफ फार्मासिस्ट होती है, जो कि लोगों को यहाँ पर अवेयर करना है बेसिकली डिजीज़ के बारे में और उसके सिम्टम के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ओके। तो यहाँ पर जितना भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर जितनी भी डिजीज़ आ रही थी उन सबको हमने यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर कंसिडर किया है, ठीक है। इसके बाद जो भी आपकी डिजीज़ हैं, दैट इज़ आर्थ्रोपॉड की डिजीज़ हैं और जो सरफेस इन्फेक्शंस हैं, वो सब हमारा नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।